बारे में तो हमने बात कर दी आज सारी। मेरे ख्याल में चल के पहले हरमीत का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में वो मौजूद है, कल जलसे में भी उम्मीद गया था और उससे क्या हाल देखा है। पहले चल के हरमीत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज़ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि कल जलसा था तो पूरा इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो निज़ामी आप ये समझे कि जहां जहां से जो लोग आए थे रश थी। एक तो हम ये देखते हैं कि जो चीजें दिखाती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि पीटीवी को जब अलाउ किया गया और दूसरे चैनल को ऊपर पाबंदी लगाई तो हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जलसा इंतजामिया, क्योंकि इससे पहले जो जलसे मैंने कवर किए उसमें पीडीएम की जितने जलसे थे तो उससे जो फुटेज मिलती थी चैनल को, प्राइवेट चैनल को, वो पीडीएम वाले ही देते थे और उनका फोकस होता था कि वो भीड़ पर ही ज्यादा जो है ड्रोन कैमरे और ये सारी चीजें वहां पे रखें। लेकिन हम कल भी यही सोच रहे थे कि शायद अगर रश ना हुई तो कोशिश ये होगी कि पीटीवी के जो ड्रोन कैमरे दीगर कैमरे उनके फोकस जो है भीड़ पर होगी। प्राइवेट चैनल तो कोशिश करता है कि मुख्तलिफ चीजों को भी दिखाता है कि लोग आए हैं या लोग नहीं आए। लेकिन कल जो हमने रश देखी है, रहू साहब, मैं उमूमन ये देखता हूं कि वहां पे जो चीजें मैं कवर करता हूं, एक तो मैं उमूमन लोगों से जब मिलता हूं तो ये भी हम पूछते रहते हैं कि कितने हजार रुपए देके आपको बिरयानी प्लेट पे लेके आए हैं या 500 या 1000 रुपये आपको देके आपको यहाँ पे बुलाया गया या बसों में बिठा के इस्लामाबाद की सैर कराने के लिए आपको लाया गया है। तो यकीन माने इसमें ऐसे लोग थे जो दूर दराज इलाकों से आए थे और उनसे जब हमने पूछा तो उनका यही था कि उन्होंने जेब से अपने पैसे लगाए थे और काफी देहाती लोग थे उसमें, जो बड़े गरीब लोग थे। मैं तो ये कहूंगा कि उन दिहाड़ीदार लोग थे, उनमें ऐसे लोग थे तो उन्होंने कस्में खाई कि भाई अपना पैसा हम लगा के आए और जलसे में खान साहब की एक झलक देखने के लिए हम आए। लेकिन हम जिस तरह देख रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, उससे अंदाजा ये हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं उसे ये यकीन था कि कुछ ही दिनों में जो कुर्सी की जो उलटने वाली है, यानी वो पासा पलटने वाला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से काफी अंदाजा में यही हो रहा था और अदम एतमाद के सरप्राइज का काफी इंतजार किया जा रहा था। लेकिन सरप्राइज होता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो सरप्राइज दिया जो इंतहाई खतरनाक था। आप ये कह सकते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठे शख्स को अगर थ्रेट्स दी जाती है, इससे बड़ा सरप्राइज जो है वो नहीं होता। लोग कई और तज्जिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो त्रुप के पत्ते कौन से थे, कौन सी त्रुप को खेलना चाह रहे थे, कौन से सरप्राइज वो देना चाह रहे थे। लेकिन सरप्राइज अगर पाकिस्तान की तारीख में हम देखें, ये तीसरा बड़ा सरप्राइज था। इससे पहले लियाकत अली खान साहब को जो है वो लेटर की सूरत में एक थ्रेट मिला, उसके बाद भुट्टो साहब को, और दोनों को शहीद करवाया गया, दोनों को बाकायदा उनकी शहादत हुई। और कल का ये जो सरप्राइज था ये यकीनन कई लोगों के लिए तो ये गैर मामूली हो सकता है, और कई लोग ये समझते हैं कि तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक लेटर ही दिखाना था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठे शख्स को थ्रेट लेटर आया हुआ है। अच्छा जी, बात असल में ये है कि ये जो सरप्राइज है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, एनालिस्ट इसके बारे में काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ज़रूर बैरूनी साजिश का जिक्र करेंगे और ज़रूर ये कहेंगे कि जी कोई ना कोई मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। तो उस हवाले से मुझे तो कम अज़ कम एक सरप्राइज नहीं लगता, मैं तैयार था इस काम के लिए, इस बात के लिए। तो वो जो उन्होंने बातें की हैं, अब इतनी लंबी उन्होंने तकरीर की है और इतनी लंबी तकरीर में गर्मी में लोग खड़े हुए वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ तक जलसे की आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बड़ा जलसा था और इसके बारे में जो नाकदीन है उनका कितना भी एतराज़ हम देखें, जो 10,000 20,000 मरियम कह रही थी कि इतने लोग थे, लेकिन हाँ में जलसा बड़ा था। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई सरप्राइज़ की, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पता था हमें कि इमरान के पास अब खेलने के पत्ते बहुत ज़्यादा रह नहीं गए, उनको ये यकीन था और इस यकीन के बारे में हम ये जानते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनके अल्फाज हों, उनके जितने भी इस तरह की बातें हैं जो थ्रेट लेटर हो या मतलब ये कि उनकी तनकीद हो छोड़ने वालों पे, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इमरान का साथ छोड़ चुके हैं लोग। और सरप्राइज़ शाहजैन बुख्ती की सूरत में एक तो जलसे से थोड़ी देर पहले आया जिसने ऐलान कर दिया कि अब हम हुकूमत के साथ नहीं। आप अपनी बात कर लो, फिर मैं आगे बढ़ा। नहीं, आप बात करें, मैं इन पर बोलूंगी। आप जब बात कर रहे हो तो तब मेरा बोलना नहीं बनता था। अच्छा, मुझे लग रहा था मतलब रोमा भी जरूर इसमें अपनी राय देगी।
आपको वैसे लगा कैसा जलसे के बारे में? अच्छा, मुझे सारी बातें एक तरफ, जो अभी हम शो स्टार्ट होने से भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने शो में भी करेंगे कि लाइक फजर की अजान का जलसे में लगना वो बड़ी एक अजीब किस्म की बात थी। आपने जलसे का नाम अमर बिल मारूफ रखा है और उसके बाद आपके पास वहां तलावत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। सो ये सब चीजें एक तरफ, एक जो बहुत बड़ा दावा था कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा होंगे थे भी, बट वो 10 लाख नहीं थे। फिर जिस तरह से मीडिया नुमाइंदगान को उस तरह से विद देयर कैमरास आने की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ पीटीवी प्रॉपर कवरेज कर रहा था। सो इस दौरे हुकूमत में हमने देखा जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया गया, जिस तरह से मीडिया पर कदगन लगाई गई, वही चीजें हमें कल भी नजर आई हैं। और इन सब के अलावा जो एक हम चीज, और सब वेट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का सरप्राइज क्या होगा, और आप यकीन मानिए तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे का जो उनका खिताब था, इसके बाद भी बहुत से लोग, अगर आप ट्विटर पर भी देखें, एवरीबडी वाज लाइक कि सरप्राइज था क्या। सिर्फ एक वो जो उन्होंने लेटर दिखाया वो पढ़कर भी नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये देखना है तो मैं उसको पसे पर्दा सारी चीजें दिखा सकता हूँ। सो कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल का सिर्फ ये महज एक खत था जिसमें उन्होंने एक इल्तमास की थी कि आप रूसी जारहियत की मजम्मत करें, इससे ज्यादा उस खत में कोई नहीं था। बट उनके इस खत में वो 77 की दहाई वाले बहुत से वाकयात जो हैं वो भी याद दिलाए हैं, और जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं। बट मुझे अगर हम माजी को देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत से दावे करते हैं, अब की बार ये सरप्राइज होगा, मैं ये ऐलान करूंगा। आपको याद होगा इक्तदार संभालने से पहले भी जब वो कैंपेन चला करती थी, उस टाइम पर भी इन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, और वो ऐलान हमारे सामने, अगर आपको याद हो, सिविल नाफरमानी की सूरत में आया था। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। कल का खत भी ऐसे ही लग रहा है कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जिस सरप्राइज का सारे सहाफी, सियासी हल्के, अवाम वेट कर रहे थे, वो उतना बड़ा सरप्राइज कोई नहीं था। ये मेरी ठीक है। इसके बारे में आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूँ। अगर कहूँ कि ये सरप्राइज, आप इसको सरप्राइज ना कहें तो आप किसको कहेंगी, लेकिन बात जलसे की, हाँ यहाँ पे एक चीज से आपके साथ एग्री करता हूँ कि पीटीवी एक नाकिस उनका एक सिस्टम है, उनके कैमरे को देखें, उनके जो प्रोडक्शन टीम को देखें, कहीं ना कहीं कोताहियां बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है। 10 लाख दावे सियासतदानों के बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोगों को लाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और कल हमने देखा जो इस्लामाबाद की सिचुएशन थी या शकरपड़िया के आसपास, कहीं लोग जलसागाह में पहुंचे भी नहीं थे, इतनी इस किस्म की रश थी। वहां से निकलते निकलते घंटों हमें लग गए थे, और पहुंचते पहुंचते भी तो ये सिचुएशन थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकती हैं कि इतना बड़ा सरप्राइज है। इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है कि लाइफ पे थ्रेट हो, और इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता। अच्छा बहरहाल, खैर ये बहस हमारी चलेगी, अभी हमने आगे चल के इसमें शामिल करना है चीजों को, और उस वक्त भी हमने करना है। आज जरा चल के रनडाउन की तरफ बात कर लें पहले, और फिर डेली डोज को। हम कल की हैपनिंग में आज का टॉप स्टोरीज भूल ही गए, भूले नहीं, हम वेट कर रहे थे कि हम पहले जरा लें। टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे, हम आगाज करेंगे डेली डोज के साथ, जिसके बाद यही आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, कौमी असेंबली का इजलास 4 बजे के करीब तलब किया गया है। और आज का जो इजलास है और तहरीक अदम एतमाद की डेडलाइन, क्या आज का इजलास फैसला कुन साबित होगा, इसको हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ अगर हम कल देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अगले आर की जो स्टोरीज हैं उसमें अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाकिस्तानी ड्रामाज में आजकल देखें तो जितनी भी खवातीन के कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत मजलूम दिखाए जा रहे हैं। तो क्या लोगों की जानिब से इनको पसंद किया जाता है, या इतना मजलूम जो किसी भी खातून को दिखाया जा रहा है, क्या हमारी सोसाइटी में वाकई किसी खातून का के साथ ऐसा हो रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। और साथ ही साथ मॉडर्न मईशत और पाकिस्तानी मईशत का जायजा भी लेंगे, विच इज़ कॉल्ड तकाबली जायजा। और एंड पर मिस्टर पाकिस्तान बनने वाले नबील जावेद गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान भी आज बनेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे। डेली डोज की तरफ आएंगे, और डेली डोज में सबसे पहली हमारे पास स्टोरी जनाब पाकिस्तान की नन्ही खिलाड़ी, कम उम्र फाइटर जिनका नाम है इनाया डार। इन्होंने अबू धाबी में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया और इन मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इनाया डार ने अंडर 28 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, और इनका पहला मुकाबला रूस की एक हरीफ के साथ था, इन्होंने वो भी विन किया। उसके बाद भी कुछ मुकाबले हुए, वो भी विन किया, और यही बात कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रूस की खिलाड़ी थी लतीफा, जिसको इन्होंने शिकस्त दी, और उससे पहले इन्होंने दूसरे मुकाबले में यूएई की शमसा को शिकस्त दी। तो शाबाश जी कहना चाहिए। जो रिश्तों के मुकाबले थे
छोटी सी बच्ची बिल्कुल। जिसने ऐसा मतलब मार का सर अंजाम दिया है, तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शाबाश। बिल्कुल। हरमीत। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी बात, हाँ रऊफ साहब ने शाबाजी दे दी, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना, क्योंकि खेल कूद का ये दौर होता है, ये खूबसूरत सा दौर होता है, उसमें आप आए और वो खेल खेलें जो बचपन से हटके हो और मुकाबलों की सूरत में हो, तो मेरे ख्याल में दाद तो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और वो महा इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि लंदन का एक घर है जो कि शीशों से बना हुआ है। हमने बहुत से, मैंने भी ऐसे घर देखे हैं जिनमें बहुत से मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूरे का पूरा घर उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर मिरर से बना हो, ये बहुत डिफरेंट बात है और मेरे ख्याल में शायद ये दुनिया का वाहिद घर भी हो। इस घर की खुसूसियत ये है, नॉर्मली अगर आप शीशा देखें, बाहर से आप कुछ नहीं अंदर देख सकते, लेकिन अंदर वाले जो हैं वो बाहर देख सकते हैं अगर वो चाहें तो। और ये घर बहुत अरसा पहले इसको बनाया गया था और उस टाइम भी लोग इसको दूर दूर से आते थे, इसको देखते थे और एंजॉय भी करते थे, सेल्फीज भी बनाते थे। और अब आजकल ये दोबारा से सोशल मीडिया पर इसकी जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। घर बहुत खूबसूरत है बाय द वे, और दूर से अगर हम देखें तो ये मतलब अभी इन पिक्चर्स में भी लग रहा है, और वैसे भी कहा जाता है कि घर दूर से ओझल हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि ये घर है। ये इसकी एक रिफ्लेक्शन होती होगी ना, रिफ्लेक्शन है। बहरहाल वो अच्छा, मुझे इसको देख के रऊफ साहब कुछ चीजें याद आ गई। हमारे मिंगोरा सिटी में एक होटल हुआ करता था, अभी है, तो उसमें ये हुआ करता था कि जब भी हमारी स्ट्राइक हुआ करती थी उसमें ज्यादा इसी तरह ग्लासेस जो है वो लगे होते थे, और अमूमन जब भी स्ट्राइक होती तो हम तोड़ने के लिए वहां पे पहुंच जाते। तो शुक्र है ये घर पाकिस्तान में नहीं है, वरना ये टारगेट होता और मालिक मकान बेचारा सर पे हाथ रख के बैठा होता। और होटल वाले ने फिर क्या किया, बेचारे ने वहां पे दीवारें ही खड़ी कर दी कि भाई बहुत हो गया, शीशे लगा लगा के मैं अपने खर्चे कर करके थक गया हूँ। तो ये है कि अच्छी बात है कि एहतजाज वाला सिलसिला नहीं है, वरना ये बड़ा मसाइल है। यहाँ के लोग तोड़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि जो मैं पढ़ा था उसमें यह है कि घर के करीब आते हैं, शीशों में अपना मेकअप चेक करते हैं, अपने बाल संवारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये घरों को छोड़े, ये मैं भी अक्सर करती हूँ। ऐसे ही आप कहीं से गुजर रहे हो शॉपिंग के लिए और वहां कहीं मिरर लगा हो और आप वैसे ही गुजर रहे हो, तो आप एकदम रुक के या किसी रेस्टोरेंट में जाए, वहां अक्सर मिरर्स लगे होते हैं, तो वो इट्स समथिंग वेरी नेचुरल, खवातीन के लिए अच्छा ये देखने की एक जगह है, अब अपना आप देख सकते हैं। सो मैं तो खुद रुक कर देखती हूँ और फिर ऐसे ऐसे बाल छाल सेट करके अंदर चले जाते हैं। सो ये यहाँ पर भी होता है। घर वाली बात चलें वो डिफरेंट है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हरमीत से जैसे मैं अक्सर कोई ना कोई स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई सवाल पूछ लेती हूँ। आई होप कि आपने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी, तब फिर आपके लिए शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए। मैं आपको इम्तिहान में ही डालना चाहती हूँ। दुनिया की सबसे महंगी पत्ती, क्या कीमत हो सकती है इसकी अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें? हरमीत। अच्छा, वैसे तो हमारे लिए हैरान कुन है, और जब ये खबर मेरी नजर पड़ी तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि बात जब करोड़ों में गई और फिर चाय की पत्ती की तो वही हैरानी तो हुई, जरूर हैरानी हुई, क्योंकि हम तो चाय पीते हैं नॉर्मली आजकल, कब ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20-30 रुपए का मिल जाता है आम से कैफे में, लेकिन यहाँ के चाय की और फिर पत्ती की बात की गई तो मैं तो हैरान हुआ भैया। $400 फी कप, $400 फी कप, यानी तकरीबन लाखों $4,000, 3500 से $4,000। अच्छा, $4,000 और इसको बनाते भी सिर्फ मखसूस ट्रेनिंग वाले अफराद हैं। अच्छा, नॉर्मली ये सबको ही मालूम होगा कि चीन और हांगकांग में सबसे बेस्ट पत्ती की काश्त की जाती है और वहां पर कुछ इकसाम की पत्ती है जो कि बहुत महंगी भी मिलती है, और उसके बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों के दरमियान बहुत से दुश्वार गुजार रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर ये ग्रो होती है, जिसकी वजह से इतनी एक्सपेंसिव होती है। सो एक पत्ती ऐसी है, अगर उसकी कीमत देखें तो $1,84,000 फी किलोग्राम के हिसाब से मिलती है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए, 3.25 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, तकरीबन 3.25 करोड़। और इसका जो एक कप अगर आपने लेना हो तो वो $4,3500 जैसे देखने में नजर आ रहा है, दूध भी नहीं है बीच में चाय में, तो पता नहीं मजा क्या है। अच्छा, मुझे बहुत शौक है खाने पीने का भी, थोड़े से नए टेस्ट ट्राई करने का भी, बट मैं खुद पर अगर रखकर सोचूं तो क्या सर आप इतनी कभी महंगी चाय पियेंगे? जितने मर्जी आपको चाय पसंद हो, चाय लवर हो, इतनी महंगी? नहीं, इतनी महंगी तो मैंने नहीं पी हुई। वैसे लंदन में या अमेरिका में बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स के ऊपर मैंने चाय पी के देखा है, वो भी हजारों रुपए में चली जाती है। वो चाय तो चाय ही होती है, अरोमा उसका पत्ती ऐसी होती है कि जिसको उसकी खुशबू या मतलब अरोमा जो है वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी जो है ख़ास तौर पे जैसे वो मशहूर है, उसमें आला तरीन पत्ती अगर हो तो उसका अरोमा बड़ा होता है, तो वो मज़े का होता है। लेकिन ये जो है ये तो इंतहा है
कि पौने लेकिन 4 मैं करोड़ रुपए सबको फी गारंटी किलो। के साथ कह सकती हूँ जो चाय मैं बनाती हूँ दी बेस्ट होती है और वो इससे सस्ती मिलेगी, लेकिन वो भी मैं भी महंगी बेच सकती हूँ। मुझे अपने हाथ के अलावा किसी की चाय नहीं पसंद और हम मुझे सब उसे- बड़े कॉन्शियस हैं मुझे चाय को उससे लेकर। मुझे उससे हरमीत एक वाकया याद आ रहा है कि बहुत पहले की बात है, हम अपने जी। एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आधी रात तक पढ़ते पढ़ते हमने कहा चलो चाय पीते हैं, नींद आ रही है, चाय को भगाते हैं। तो एक यानी मुजंग के अंदर एक चाय बनाने वाला था, उसको हमने आके कहा कि चाय बना दो लेकिन उसमें दूध और चीनी नहीं डालने। वो तो black उसने tea? सुना तो हाँ ब्लैक टी मतलब हमारी मुराद थी। तो वो एक लम्हे के लिए रुक गया, तो कहता नहीं चाय नहीं है। तो हमने कहा ये क्या बात हुई, अभी तो तुम बनाने लगे थे। कहता अच्छा ठीक है बना दूंगा लेकिन पैसे पूरे लूंगा। तो उसने कहा कि ये मेरी वाली बात। दूध और चीनी नहीं डलवा रहे तो पैसे कम करवाएंगे। तो यहाँ तो हमारे तो ये हिसाब होता है, लेकिन बहरहाल ये महंगी तरीन चाय है जी दुनिया की, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, और इससे अगली जो स्टोरी है वो भी खाने पीने से रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड तो नहीं है। जापान जहाँ पर, और जापान और इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं और जापान के अपने भी कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर नूडल्स बहुत ज्यादा खाए वो जाते हैं। बहुत, मैं तुम्हें बताऊं तंग आ जाता है। मैं जापान गया हुआ था और जब नाश्ते में भी नूडल्स, दोपहर में भी नूडल्स, रात में भी नूडल्स खा खा के हमारे लगता था जैसे पता नहीं कहाँ हम भी नूडल्स ही ना बन बुरा हाल हो जाएगा। तो हमने बहुत एतराज़ात किए, हमने कहा जी हमें तो देसी टाइप खाना खिलाएं 4-5 दिन के बाद, या सुशी हर वक्त। तो वो जापानीज तो रह ही नहीं सकते उसके बगैर। हाँ। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स के लिए ये खबर कि जापान में एक नई डिश मुतारिफ करवाई गई है, आइसक्रीम विद नूडल्स। मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज है, आइसक्रीम विद नूडल्स। नमकीन और मीठा। कुछ अजीब सा, और हैव अ लुक हरमीत, देखो हाँ नूडल्स का सूप लग बड़ा रहा है मुश्किल है। मैं और तो ऊपर माजत के साथ, मेरा एक जापानी दोस्त था रहू साहब, और मैं जब भी जाता था उसके रेस्टोरेंट में, सुशी ये जो जितने भी रेस्टोरेंट है इसी नाम से, वो बड़ी कोशिश करता है कि हरमीत कुछ खा ले। मैं कहता भैया माजत, क्योंकि मैंने कई देखे थे कि कई फिश जो है वो जिंदा उस पर सॉसेस डाल के खाया जाता था, कई स्नेक को जिस तरह करके खाया जाता था। मैं उससे माजत कर देता। ये बात है कि खाने बड़े अजीब किस्म के होते हैं। बट एनीवेज ये अगर अब आपने देखा है तो खैर ये तो देखने में बिल्कुल अपीलिंग नहीं लग रहा। एटलीस्ट खाना ऐसा तो हो कि आपको देख के दिल करे खाने को। तो आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा, बट जो मेरी इमेजिनेशन इस हवाले से आ रही है वो तो बहुत ही गंदी किस्म की आ रही ये है। नमकीन है ना, हमारे यहाँ वैसे कुल्फी फालूदा तो बड़ा मशहूर है। वो नूडल्स में अगर आप डाल के खाएं नमकीन, तो बड़ा Oh my अजीब God. सा टेस्ट होगा। वैसे नमकीन मीठा हमारे यहाँ खाने की रिवायत है। वो इस तरह से है कि लोग जर्दे के ऊपर शोरबा डाल के खाते हैं। हमारे यहाँ देहातों मैंने में जर्दा और पुलाव मिक्स करते हुए लोगों को मिक्स करके या खाते हलवा हुए पूरी जिसको खाने जाते हैं ना लोग, हलवे को चनों के साथ मिक्स कर लेते अच्छा हैं। वो मैं भी खाती हूँ। हाँ, तो फिर इसका मतलब यह है कि अपने जापानीज जो हैं अगर वो ऐसा काम करते हैं, कोई अनोखा काम नहीं कर अनोखा रहे। काम नहीं। हमारे पाकिस्तानी भी इस तरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल ठीक ये जिस तरह से इस डिश पर हरमीत हम बहुत ज्यादा अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करें, किसी को पसंद होगी किसी को नहीं, लेकिन इसी तरह से जब इसकी कुछ बिल्कुल नहीं, pictures- मैं अपनी बात इसलिए शेयर कर दी क्योंकि मैं बहुत करीब से चीजें देखता था। रहू साहब को पता है कि वहां पे खाने, क्योंकि हमारे खानों में बड़ा फर्क होता है और हमारी कोशिश होती है कि कोई पाकिस्तानी तो रेस्टोरेंट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इंडियन तामिल जो है, खासकर तामिल, वो रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हालांकि उनके खाने भी डिफरेंट टेस्ट के होते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, देसी तो है, तो देसी तड़का थोड़ा लगा होगा। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं बहुत डिफरेंट खाने बनते हैं और जो बनने का तरीका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऐसे दोस्त हुआ करते थे कि हम उनके साथ अक्सर किचन में भी जाया करते थे। तो सारी चीज के, क्योंकि जाहिर बात है हमें आदत नहीं है और वो लोग ज्यादा नूडल्स और किस्म की चीजें खाने के आदी हैं, और फिर कुछ मुख्तलिफ चीजें जो बॉइल्ड, आप फ्रॉक को आप कैसे खाएंगे मैं तो नहीं खा सकूंगा, लेकिन ये कि टेस्ट है उसका भी लोग टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, जो मन की है उसका जो ब्रेन जिस तरह निकाला जाता है बिल्कुल जिंदा, और वो जिस तरह प्लेट में रख के उस पर अच्छा, सॉसेस सुबह- डाल के सुबह- उसको काट शाट के खाया जाता है, और वो हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं रहू साहब जो हमने देखी है और मेहरबानी। टेस्ट नहीं की। सुबह हम लोगों का मिजाज नहीं खराब करते हैं। सारी बातें एक तरफ, ये जो मंकी वाली आपने बात कर दी है ना, मेरे से रात तक अब कुछ नहीं खाया जाना। बट एनीवेज ये तो हमने स्टोरी शेयर की, और इसी तरह से जिस तरह से हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और नेगेटिव ओपिनियंस भी अपने दे रहे हैं, सो सोशल मीडिया पर जब ये पिक्चर्स कुछ आई इस डिश की, तो लोगों की जानिब से भी तनकीद की गई। कुछ ने कहा अच्छा ठीक है लेट्स ट्राई, जो जापानीज थे, बट कुछ लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। सो जनाब ये तो था हमारा आज का डेली डोज। अभी हमें यहाँ लगानी है फुल स्टॉप। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, बाद दोबारा हाजिर होंगे जो सियासी गर्मा
गर्मा गर्मी चल रही है और अभी तक चल रही है और पता नहीं आगे कितने रोज चलनी है, उसको हमने डिस्कस करना है। भाई आज बहुत कुछ हो जाना है फैसला, और फिर आज से जलसा भी है, पीडीएम का भी जलसा है। एक लोग मुकाबला भी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जनाब पीडीएम के जलसे में कितने लोग थे और तहरीक इंसाफ के जलसे में कितने लोग थे। एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ ने कल बुनियादी तौर पे अब इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। हम थोड़ी सी बात करते करते उस वक्त रुक गए थे। ये बयानिया उनका होगा जो अगले इलेक्शन के लिए वो लेके चलेंगे। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि इलेक्शन तक जो पता नहीं कब होंगे, इसलिए कि उसके बारे में भी मुख्तलिफ तारीख दी जा रही हैं, तो वो जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त तक सस्टेन करना, इस बयानिए को लेके चलना। लेकिन ये बात तय है कि अब इमरान खान एक एग्रेसिव स्टांस के ऊपर होंगे और वो एग्रेसिव स्टांस के साथ कोशिश करेंगे कि अपने बयानिए को मजबूत करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का खिताब अगर हम देखें जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, और अगर हम एक बात को फोकस करें सो इमरान खान साहब ने एक बात कही जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ है, नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी उनके साथ, और अब ये लोग अदलिया को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया, बट कोई एविडेंसेस इस हवाले से नहीं दिए गए। सो इस वक्त हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर, और कोई एविडेंसेस नहीं थे, सो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ऐसे इल्जामात, कोई एविडेंसेस नहीं, तो अब क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन इस बयान के बाद कर सकता है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में जो इल्जाम लगाया है वो एज ए वज़ीर आज़म और चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान के इदारों के सरपरस्ती हैसियत से उन्हें ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ उन्हें सिखों को पाकिस्तान को जैसे लपेट में ले लिया, उनको भी कहा कि बाजबी जो है वो उनके रास्ते में है। तब यह सिखों को पाकिस्तान को चाहिए जो आपके आइन के आर्टिकल 184 के तहत या कंटेम्प्ट 4 के तहत वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मासूरी तौर पर ऐसे इल्जाम हमेशा पोजीशनली करते रही है। हुकूमत के लिए पहले इरादे में जो पाकिस्तान में इलेक्शन कर रहे हैं लेकिन खामोश एहतियात है। इसलिए सबसे बड़ी नाराजगी ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि वो जो फॉरेन फंडिंग केसेस को सिर्फ जो है मामला इख्तियार कर चुका है, और अभी चंद वक्त पहले इनकी जो 11 जो बड़ी बड़ी अहम वजारतों पे बाकायदा मुलज़मान हैं उनके बारे में रिपोर्ट आ चुकी है कि उन्होंने खुफिया अकाउंट रखे हुए थे और 86 करोड़ रुपए का जो है उसकी बेकायदगी बेज़ाब्ती या उसका कोई फ्रीडम अकाउंट है जो कि नजर नहीं आई। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 11 जो फिल्म जो थे और इंपॉर्टेंट शख्सियत इसमें असद कैसर साहब, कौमी असम्बली के स्पीकर और इस तरह और दीगर बड़े बड़े अहम शख्सियत के नाम है तो जो उसमें वो छुपाए हुए थे। अली जैदी का नाम भी है जो प्राइम मिनिस्टर जो है इम्तियाज कर। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज रहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, और उनका ख्याल ये है कि ये जो मैंने जो मेरे साथ जो हो रही है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये किसी सियासी पार्टी के इबाद पर ये मेरे खिलाफ केस ला रहे हैं। हालांकि 7 साल से केस चल रहा है, 7 साल से केस चल रहा है, अब फाइनल स्टेज पर आया हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब को सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनके वज़रा उनको गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब अगर पता सही चल जाए प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को कि मेरे वजीर जो है मुझे गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं तो वो शहजाद अख्तर की तरफ को निकाह परफेक्ट, लेकिन वो उनका अपना हडिक है। एक और बड़ी अहम बात मैं बात करूँ कि इलेक्शन पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को 4 नोटिस दिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास दाम मिनिस्ट्री है, पानी मिनिस्ट्री है, वो चंद लफ्ज लिख दे कि जनाब जो मैं खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, ये सदारती आर्डिनेंस की रोशनी में मुझे ये सरकार है, ये सेशनर है, मैं एड्रेस कर सकता हूँ।
बाकी वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है वो बाद में फैसला करेगा। लेकिन 4 महीने लिख के दे दे, लेकिन वो भी जवाब नहीं करते। जो कहते जी मैंने जवाब नहीं दे रहा, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी इस जगह समाप्त है कि आया सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है या उसको रिजेक्ट करते। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया ऑर्डिनेंस जो है सदर साहब का, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब को चंद रोज में नोटिस जारी करके तलब करेगा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इस्लामाबाद में। अगर वो ना आए 4-5 दफा नोटिस जारी करने के बाद, तो फिर वो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए इख्तियार में हासिल है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सेक्शन 234 के तहत। और उन्होंने ये कार्रवाई की थी सुबह अब्दुल खान के 2 मिनिस्टरों को इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार दिया। फिर बाद में हमारे हाई कोर्ट का एक अपना तरीकेकार होता है, उन्होंने इनको रिलीज दिया थी। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तो सजा दे देंगे आइन और कानून के रोशन में, बाकी आला अदालतें हैं वो अपने इंटरप्रिटेशन करें, वो उनका हक है। लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी जवाबदारी और अपनी रेट को बरकरार रखने के लिए हम सब कदम उठाएंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए नाराज है। अच्छा सर, अगर हम देखें उनके पता नहीं क्या सब रहते हैं और वक्त समान्य पैदा करते रहते, उनके मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, लॉ मिनिस्टर तो नहीं है। ठीक, कंवर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। कंवर साहब सर साथ ही मौजूद रहिएगा। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेन फंडिंग केस में भी थोड़ी सी तेजी जो है वो आई है, साथ साथ अगर हम देखें तो ईवीएम का जो मसला है उस पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उस पर काम रोका गया है, खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं। क्या ये वजूहात है जिसके बिना पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है कल इल्जामात जो है बड़े लगाए इलेक्शन कमीशन पर, वजूहात ये भी हो सकती है? जनाब आपसे बता रहे हैं, बात यह है कि हुकूमत के जो वकला, हुकूमत नहीं कह सकते, तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, अब लास्ट में पेश हुए अमीर मंसूर साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है। वो भी सही लेने में मजबूर है, वो डिफेंड नहीं कर रहे। वो बीमारी का माना, अपनी सेहत का माना, कभी स्टेंट, कभी हार्ट अटैक, उस तरह का 9 दफा जो है उनसे वो ले चुके हैं, अपने डेटे एक्सटेंड कर चुके। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अफसोस का बात है साहब, आपने कब तक बताइए, कब तक आपने लेनी है, ये 2028 तक लेनी है अपने इस प्रश्न, क्या मामला क्या हो रहा है? आप बीमार हैं कि दूसरे लोग आपको अपना वकील मुकर्रर करवा दें। तो ये सारी चीजें आ रही है। अभी 31 मार्च को जो है बड़ा अहम जो मीटिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन की सफात हो रही है, उसमें अमीर मंसूर को तलब किया गया है, अगर वो ना आ सके तो उनका नेक्स्ट है शाह वो नुमाइंदगी कर लेंगे, अखबार बाबत का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जनाब इंतहाई सीरियस मामला है। अब ये जो केस आ रहे हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्टें आ रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बंद गली में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए कंवर साहब, आपने जैसे थोड़ी देर पहले और यहाँ हरमीत ने भी सवाल किया फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो अब तक की कार्रवाई है वो लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रही है, और ये हो सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन ये तय कर ले या इस नतीजे पे पहुंच जाए कि फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम है, इल्ज़ाम बिल्कुल सही है तहरीक इंसाफ के ऊपर। ऐसी सूरत में कार्रवाई क्या होगी आगे चल के? अब जैसे जनाब हमारे दोस्त राहुल साहब मौजूद हैं, बड़े पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात को देखते हैं, जायजा लेते हैं। अब जो नजर आ रहा है ना पॉलिटिकल सिनेरियो, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहा है। ये जो बात बहुत तेजी से साथ जा रहे हैं, उन्हें अपने दौर में चंद साल पहले इस केस को देख लेना चाहिए था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते। अब ये मामला अब इधर से तहरीक जमात का मामला पेश हो रहा है, इधर से फॉरेन फंडिंग का मामला हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अभी से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमालिया में अजीब बयान जारी कर खलेरिया को नाराज करने की कोशिश की है। और ये सारी चीजें आगे के खिलाफ तो फिर इलेक्शन कमीशन मकसद में नहीं रहेगा, मकसद नहीं होगा। उन्होंने मेरिट पे फैसला करना है। इनको सबसे पहले वो ये करेगा कि इनका जो ममनुआ फंडिंग जो है वो जब्त करेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 और 209 और 210 के तहत जब वो जब्त कर लेगा तो फिर इनका जो पार्टी का सिंबल है, जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215, वो उसके तहत वो सिंबल वापस लेने के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार हैं। जब वो सिंबल वापस ले लेगा तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो सवालिया निशान बन जाएगी।
एक नया बहुत बड़ा बंटवारा मजबूरी हो जाएगा, आईनी कुरान पैदा हो जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना सिविल बचाएंगे, अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन बचाएंगे, तो सिविल कोर्ट क्या कहे? सिविल कोर्ट ये 8 साल से कभी उस केस के साथ खेलते रहे, आप उसके साथ 24 मरतबा इन्होंने जो है उसको स्टे दिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो कहेंगे आप क्या नहीं आ पाओगे। तो ये पार्टी जो है ये सवालिया निशान बन जाएगी चंद हफ्तों के अंदर अंदर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप अपना देश संभाले कर ले। मौका सबसे ज्यादा तहरीक अपने दिमाग एक शख्स जाएगा ना प्राइम मिनिस्टर, उसी लगा नया प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है, कि किसी नुमाइंदे को कर दे। असद कैसर रशिया बताए अच्छे आदमी है, किसी को नामजद कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन पार्टी का खतरा हो जाएगा ना। पार्टी कैसे बचेगी जब पार्टी का सिंबल ही गया और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो निशानियां सवाल निशान बन गई, तो प्रधानमंत्री साहब तो एक और बात जेलों की अपोजिशन की बड़ी खिदमत सर अंजाम दे सके, मेंबर तो रहेंगे कौमी समझ। तो देखिए ये सबसे बड़ा अहम पेज जो है फॉरेन फंडिंग का, ठीक है, फॉरेन फंडिंग के बारे में बड़े तरीके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। सर एक क्विक एंडिंग कमेंट आपकी जानिब से, उसके बाद बड़ा मुश्किल वक्त तहरीक इंसाफ के लिए आ रहा है। जैसे कंवर साहब ने फरमाया कि एक कार्रवाई तो वो है जिसमें एक शख्स वजारत उज़्मा के मनसब से जाता है, लेकिन दूसरी कार्रवाई ऐसे है जिसमें पूरी पार्टी भी जा सकती है वाकई चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं, बट अभी हमारे शो का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया, हमें नॉर्मल करना है चीजों को। अभी हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे किसी मूवी को लेकर। किसी मूवी को क्या, बहुत जल्द एक मूवी रिलीज होने वाली है ईद उल फितर पर, जिसमें हमें नजर आएगी कॉमेडी, जिसमें हमें नजर आएगा एक्शन, जिसमें हमें बहुत सा सस्पेंस, सनसनी बहुत ज्यादा होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी हिदायतकारी कर रहे हैं यासिर नवाज, और इसमें हमें बड़े नुमाया नाम नजर आ रहे हैं। नीलम मुनीर है, एहसन खान है, और सबसे बढ़कर जो एंड पर है शुएब अख्तर की, शुएब मलिक की एंट्री इसमें होगी। कमाल यार, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से ट्रेलर्स आ रहे हैं, मोस्टली जो मूवीज हैं वो ईद उल फितर पर ही रिलीज होनी है, बट इसमें जो शुएब मलिक की एंट्री है, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में अपनी काबिलियत का बहुत ज्यादा लोहा मनवाया, अब देखते हैं कि अदाकारी के रूप में, अदाकार के रूप में फैंस को किस तरह से मुतासर करते हैं। हरमीत, कैसा लगा ये ट्रेलर आपको? हाँ, वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि कोशिश अब ये हो रही कि ईद उल फितर पे हमारी जितने फिल्म मेकर हैं वो ईद में ही फिल्में रिलीज करते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ट्रेलर जो है मुख्तलिफ फिल्मों के भी आ रहे हैं। अच्छा था ट्रेलर, बड़े मजे का था, और आपकी बात है कि पहली बार हम कहीं देखेंगे कि शुएब मलिक साहब जो है वो बड़ी स्क्रीन पर अपनी झलक दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ एड में हमने उसको देखा है, और बड़ी कमाल की उनकी एक्टिंग जो है, ये बड़ी बात होती है कि आप एड में भी अदाकारी तो करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल सा काम होता है। हाँ। रऊफ साहब ने भी बहुत सारे टीवीसी जो है वो किए भी हैं और करवाए भी लोगों से हैं, तो वो बड़ा मुश्किल सब मरहला होता है, काम भी बड़ा इस तरह होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि एक नई एंट्री होगी, थोड़ी सी क्रिकेटर को भी एक नई झलक रूप में हम देखें तो मजा ही आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो आलमी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिस के बाद कुछ सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के हवाले से बनी, जिसकी बुनियाद पर वेस्टर्न ब्लॉक ने रशिया से ऑयल दरामद करने की पाबंदी आयद कर दी। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बराह रास्त तरक्की पजीर मुमालिक पर आ रहा है, तरक्की याफ्ता मुमालिक इससे मुतासर हो या ना हो। आलमी मईशत और इसका हम जायजा लेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत जिसमें बहुत ज्यादा हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं, किस तरह से इन तमाम तर चीजों की वजह से मुतासर हो रही है। इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर हसनैन जावेद इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि आलमी मईशत को अगर हम देखें, तेल की कीमतों में इजाफा देखें, जिसकी दो मेन जो वजूहात हैं वो मैंने अपने इंट्रो में बयान कर दी हैं, पाकिस्तान की मईशत पर आप इन तमाम तर चीजों के क्या असरात देख रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत इन दो फैक्टर्स की वजह से कितना सफर कर रही है करंटली? अच्छा, आलमी मार्केट में जिस तरह आपने बताया कि जो टोटल इंटरनेशनल हालात को जरा देखें, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को देखें, ये देखना बहुत जरूरी है। आपका दो जो मल्टीपोलर वर्ड था, आप यूनिपोलर के अंदर और यूनिपोलर के बाद अब फिर मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट है। इस मल्टीपोलर शिफ्ट में अगर देखें तो आपका सबसे बड़ा जो है
वो आपकी बेस करती है ऑयल के ऊपर। अब अगर आपकी मार्केट के अंदर खाली जो आपका प्रेजेंट ऑयल है वो $9 यानी 118 पी बैरल के हिसाब से बढ़ गया, यानी WTI की कीमत में जो है वो $8 का इजाफा हुआ। अच्छा, आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मजीद इजाफे के साथ टोटल ओवरऑल बैरल के अंदर 114 के साथ इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें आमतौर पे जो अफरात ज़र है वो आपकी 11 इशारिया के ऊपर पाकिस्तान की है। इंटरेस्ट दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट, तीसरा होता है स्पेकुलेशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यानी स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट के अंदर टेंजिबल चेंज आए या ना आए, लेकिन आपकी स्पेकुलेशंस की वजह से आपके फीकस तोला जो पाकिस्तान के अंदर है वो सोना जो है वो 30,000 रुपए महंगा हो गया। इसी तरीके से हर क्रूड ऑयल आपका महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली आपने प्राइस को होल्ड किया। जो पेट्रोलियम लेवी दे दी आपने 600 अरब रुपए की। अच्छा, इन लेवीज देकर आपने हुकूमती खजाने से पैसे देकर उसको रोक तो लिया और प्राइस को तकरीबन आपने वापस लेकर आ गया, जो कि तकरीबन 5 रुपए और फिर 10 रुपए का इजाफा भी किया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन उससे आपकी जो, क्योंकि आपका जो बेस पॉइंट था, बेस पॉइंट आपका चेंज नहीं होता, उसकी वजह से अगर आप कम कर भी दें तो आपको इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चलना पड़ता है। होना ये चाहिए था कि प्राइस आपकी बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि ऑर्गेनिक, मैंने जिस तरह हमेशा से आपको, रऊफ साहब को पता है कि मैं हमेशा बात वो करता हूं जो न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल वैसे तो अब और इस तरह इस्तिलाह बन गई है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी जो प्राइस, ऑयल प्राइस थी, उसको बेस पॉइंट पे रखकर करना चाहिए था। उसकी प्राइस अगर ऑर्गेनिक बढ़ रही है तो उसको मार्केट पूरी दुनिया के साथ बढ़ना चाहिए। रशिया और यूक्रेन के मामला के अंदर जो हम जहां पर गए वहां पे हमें इंटरनेशनल मामलात को देखना चाहिए था। यूएस के अंदर देखें तो आपके 50 बैरल बढ़ गया, उधर रशिया ने आपने जो है वो उसने कह दिया कि आप जो हमें पर एनम जो बैरल है उसकी हम प्राइस हाई करेंगे। आप ये समझ लें कि पूरे यूरोप को जो है वो 40% जो गैस है वो यूरोप से जाती है। इसी तरीके से ऑयल की आपकी जो सप्लाईज है वो रशिया से जाती है, तो सारा यूरोप आपसे कनेक्ट करता है। इधर जर्मनी और उधर से जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो अलग हैं, लेकिन यूएस ने इसके ऊपर जो स्टैंड लिया वो अलग है। यूनाइटेड नेशन ने इसमें क्या किया, अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दी, उन्होंने स्पेकुलेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर दी। उन्होंने जो चाइना को माल वो दिया करते थे यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उन्होंने वो वियतनाम और ताइवान की और कंबोडिया की तरफ बढ़ा दी। अच्छा, ये बहुत कम लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो स्टेबलाइज फिर से हो जाएगा। वो इस वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा कि उसने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। मल्टीकल्चर्ड तो वो है ही, तो मल्टीकल्चर्ड होने की वजह से वहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ये बताया क्या मिलेगा, पाकिस्तान को इन एनी केस अपनी जो है वो सऊदिया के साथ ताल्लुकात, अमेरिका की बेस के ऊपर ताल्लुकात, वो किसी सूरत खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो 7 कंपोनेंट्स बताया, अभी रऊफ साहब कुछ फरमा रहे हैं, मैं उससे पहले सिर्फ 7 चीजें बता दूं, यानी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्पेकुलेशन, आपका जो प्राइस कंपेटिटिवनेस है, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ, और जो बाकी ममालिक के साथ आपकी जो कंपैरेटिव प्राइस है वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर गवर्नमेंट का डेट मैं आपको इंटरनल डेट बताता चलूं। एक्सटर्नल डेट जो है वो तकरीबन 116.3 US बिलियन डॉलर है, और आपका जो एक्सटर्नल डेट है वो 50.3 ट्रिलियन है, 50.3 ट्रिलियन। अच्छा, अब डेट इतना ज्यादा हो गया, अब डेट की भी 2 सूरतें हैं, यानी एक साइक्लिक है और एक स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल जो मामलात के अंदर हमने जो किए वो गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या जिस तरह भी आप कर लें, वो ऑब्वियसली उसका किरदार ज्यादा फौज का ही होता है। उसमें बिल्कुल उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इसके साथ मामलात किए, लेकिन वो सेंट्रल मामलात थे जिसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते रहेंगे और होने चाहिए। आगे नहीं करेंगे तो इन एनी केस पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चलने लगा। अच्छा सहन, ये बताइए कि हुकूमत तो अब तब्दील होती नजर आ रही है, तो जो हुकूमत तब्दील हो रही है इसके बाद आने वाली हुकूमत के ऊपर फौरी तौर पे प्रेशर आएगा मईशत का। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तेल की प्राइसेस कम की या बिजली की कीमत जो है उसको कम किया और उसको फ्रीज कर दिया एक जगह के ऊपर, तो क्या आने वाली हुकूमत मजबूर होगी कि इनको रिवाइज करे, और रिवाइज करने के बाद इन कीमतों को बढ़ाए? वो सूरत हाल क्या बनेगी? आने वाली जो हुकूमत होगी, अगर वो दोबारा से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, जो कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं, वो ये है कि दोबारा से आपका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो जाएगा। यानी आपका ये जो बिल्कुल थोड़े से माइक्रोन टाइम के मुताबिक आपने जो है
वो शिफ्ट लिया था चाइना और रशिया की तरफ, अगर आप दोबारा से शिफ्ट लेते हैं और अगर कोई हुकूमत तब्दील होती है तो ये समझना जाना चाहिए कि हमारी तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहीं ना कहीं हुई है। अब जब जैसे ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होंगी तो आपकी इकोनॉमी में बेहतरी तो नजर आएगी। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपकी जो हर तरफ से जो है वो आपकी इमदाद अगर बेहतर हो जाएगी, आईएमएफ की इमदाद बेहतर हो जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की इमदाद बेहतर हो जाएगी, अगेन आपका जो इमदाद का साइकिल है वो बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज की कि साइक्लिक जो आपका जो डेट है वो आपका फिर से दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा और आपका स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं वो जो चीजें अब हो रही हैं वो होते रहने चाहिए, लेकिन जितना आपको श्रिंक इकोनॉमी को किया, यानी आप लोगों से टैक्सेस ले रहे थे, बाकी चीजें ले रहे थे, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पैसा निकाल ही नहीं रही। अच्छा वो निकालती है तो कोई, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैंने आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बताया कि सबसे अहम तरीन कंपोनेंट ये होता है कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आती है तो निहायत गहरे असरात आते हैं। तो मुझे जो लगता है कि वो आने वाली हुकूमत अगर उसी इस्टेब्लिशमेंट के तहत जो मैं देख रहा हूं, जिस लेंस से मैं देख रहा हूं, तो आपके अगले 6 महीने के अंदर जो है वो जो मईशत है वो उसको दोबारा से बेहतरी मिलेगी, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी। और वो स्पेस इसलिए मिलेगी क्योंकि जो चीजें ये कहा जा रहा था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आनी चाहिए, वो होनी तो चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, टैक्सेस में होनी चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे, इसको फौरी तौर पे इसको रिलैक्स कर देंगे, उसको छूट दे देंगे और ये उसी नहज पे चली जाएगी जहां पर पहले से थोड़ा सा छूट मिली थी। उससे क्या होगा कि आपका जीडीपी है वो आपका फिर ग्रो करने लग जाएगा, बाकी चीजें आपकी ग्रो करनी लग जाएंगी। मेन सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है, पाकिस्तान को आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा पूरा साइकिल है वो डेट पर चल रहा है। जरूरी तो ये था और होना चाहिए था कि ये 4 सालों के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हद से ज्यादा हो जाती, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। हुसैन साहब प्लस हमारे जो है वो सर साथ ही रहिएगा। जी हरमीत। अच्छा, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सर मैं अगर देखूं ये जो सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद एक तो इलेक्शन की कोशिश ये होगी कि इलेक्शन भी बहुत जल्दी होने हैं, उसके बाद दोबारा जो नए वज़ीर आज़म होगा, यानी मामला जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। तो इसमें आप कहते हैं कि 6 महीने बाद मामला सेट हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेबिलिटी तो बरकरार रहेगी जब तक इसी तरह अदम इस्तेहकाम होगा। तो आप लॉन्ग टाइम तक आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मईशत जो है लड़खड़ाती जाएगी? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैंने कहा कि यानी फॉर एग्जांपल जिसमें अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंड्स अगर वो वहीं से इशारा है तो इसका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा, और अगर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है तो आपका रियल आप दोबारा से अलाइंड हो जाते हैं उसी जगह से। अब उसके अंदर अफगानिस्तान मैटर आप देख लें, वो डिस्टेबलाइज होता है। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि रशिया से आपने ताल्लुकात बेहतर किया, तो आपको गैस कहां से आनी है? आपको गैस आनी है वाया उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। आपका तो डायरेक्ट कोई वाया बनता ही नहीं है। आपको अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन होगा तो गैस पाइपलाइन यहां आएगी, तब आपके गैस के नर्क कम होने थे, उससे पहले तो कोई गैस के नर्क कम नहीं हो सकते। तो ये अभी जो है वो फिक्टिशियस बातें हम मईशत की जुबान में तो नहीं कर सकते। 1 सेकंड ये कि अब जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उसके अंदर आपको जो प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, तो अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं आया तो पाकिस्तान के रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात का कोई फायदा नहीं होगा। इंस्टेबिलिटी अगर रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आपने बढ़ा दी है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने 8 साल के अंदर इतना ज्यादा 600 अरब रुपए का जो तेल है वो इतना ज्यादा कभी बढ़ा नहीं था जितना आपने ये जमहूरियत खेल के किया है। जितनी आपने जमहूरियत खेली है उससे ज्यादा जो आपकी प्राइस पर फर्क पड़ेगा। 90% पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाएगा। ये डराने की बातें नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल होगा। ये इस वजह से होगा कि अगर पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं हुई, अगर सारे लोग जो हैं वो कौसार के अंदर बैठकर ये खाली सियासत खेलेंगे, तो उसके बाद आपकी मईशत किसने चलानी है, इंडस्ट्री किसने चलानी है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप किसने लेकर आना है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किसने लेकर आने हैं, आपके सनत को किसने देखना है? तो कोई भी सनत को देखने वाला तो है नहीं। तो वहां पे अगर वहां पे ये मामलात नहीं चलेंगे और ये खाली जलसा वलसा खेलेंगे, तो उससे मईशत को टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने लगा। मैंने जैसे अमेरिका की आपको मिसाल दी, पॉलिटिकल इंसर्जेंसी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग जगह, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज को स्टेबल करना पड़ेगा। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि चंद दिनों में और 2 महीने की बात है, आपको बजट पेश करना है। अब बजट
अगर बच जाते हैं तो इमरान खान की हुकूमत पेश करेगी, नहीं बचते तो जाहिर है जो भी हुकूमत बनेगी अदम एतमाद के बाद वो पेश करेगी। कितना मुश्किल होगा बजट बनाना इस वक्त? इसमें सबसे बड़ा जो बजट जो भी लेकर आएगा उसका सबसे बड़ा काम ये होगा कि उसकी इंटरनेशनल लाइजॉन्स किसके साथ अच्छे हैं। जो भी आ रहा है उसकी अगर पॉकेट के अंदर मैं सादा जुबान में, जिसकी जेब के अंदर अगर सऊदिया है, अगर इंटरनेशनल लाइजॉनिंग है, तमाम अरब कंट्रीज हैं, और जिसके अंदर फौरी तौर पे आपको एक्सचेंज में आपको अच्छा भारी रकम मिल जाएगी, तो आपका बजट बनाना आसान है। अदरवाइज आपके कर्ज अगर फौरी ना मिला तो अगला जो बजट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका सर्कुलर डेट जो है वो 613 अरब से बढ़कर आपका बहुत आगे चला गया। फिर इसी तरीके से मैंने आपको एक्सटर्नल डेट का बताया, साइक्लिक का खैर होती है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स हो और स्टेबिलिटी हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो मुस्तहकम सियासत, आपको ये मुस्तहकम हुकूमत की नजर नहीं आती, तो जिसकी वजह से वो हर तरफ इंस्टेबिलिटी की वजह से ठीक है, हर तरफ इंस्टेबिलिटी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ शो में मौजूद थे और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। और अभी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही रहती है तब भी बहुत बड़ा चैलेंज है बजट बनाना और उसको पेश करना, और अगर कोई हुकूमत आती है तब ये डबल चैलेंज हो जाएगा। प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक तो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं वो पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज्यादा मुतासर कर रही हैं, प्लस जो हमारे अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी मईशत बहुत मुतासर अहम कंपोनेंट है जिसकी तरफ हम किसी वक्त फिर बात करेंगे, और वो ये है पाम ऑयल की कीमत। मलेशियन पाम ऑयल की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसमें इजाफे के साथ हमारे यहाँ खुर्दनी तेल, ये पकाने का तेल जो होता है, इसकी कीमत में भी बेपना इजाफा हो रहा है और ये इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन एनीवेज बात हो रही थी बजट की। आने वाला बजट इंतहाई सख्त होगा और वो सख्त से हमें पहले से लोगों को वार्न कर देना चाहिए, चाहे हुकूमत बदले भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बजट बनाना। ठीक है, इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो, और इस वक्त अगर हम वफाक में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, और आज फाइनली तहरीक अदम एतमाद पर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो पेश हो चुकी है उस पर वोटिंग भी होगी, और एवरीबडी इज़ वेटिंग कि आज का जो दिन है वो कितना फैसला कुन साबित होगा और कामयाबी किसकी होगी, अपोजिशन की या हुकूमत की। बट इसी के पैरेलल अगर हम देखें सो अब अपोजिशन की तमाम तर तोपों का रुख अगर कहा जाए तो वो पंजाब की तरफ हो चुका है, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अब हुकूमत की शिस्त पर है, शिस्त पर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं। बट एनीवेज तोपों का रुख जो है वो पंजाब की तरफ हो चुका है, और उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में भी क्या अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे कर पाएगी, और ये तहरीक यहाँ पर कामयाब बनाने के लिए क्या किया जाएगा। इस वक्त मेंबर पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। अज़मा साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। कितने आप लोग पुर उम्मीद हैं कि पंजाब से भी लोग टूटेंगे और आपके साथ मिलेंगे और नंबर्स पूरे हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मुझे उम्मीद नहीं है, और ये हो चुका है, बहुत दिनों से हो चुका था, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेटेजी थी और हमें इमरान खान साहब की सेहत का बहुत ख्याल रहता है, बहुत कमजोर थे लाजमी है, तो हमने कहा कि उनको सरप्राइजेस, उनको शौक बहुत है सरप्राइज का नाम देने का, उनको सरप्राइज पता नहीं होता कि, तो हमने कहा कि उनको आज फैसला देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा उनके लिए पंजाब में, और मुझे तो बहुत दिली हमदर्दी है गुलजार साहब के लिए। गुलजार साहब की जो जहाजी कैबिनेट थी, वो जहाजी कैबिनेट के लोग भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे, और गुलजार साहब जो है उनको बड़ी जो है वो आसानी से जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए कि जो वज़ीर आला के तौर पे जिस भी शख्स को लाया जाएगा, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टियां बनी हुई हैं, काफ लीग चाह रही है उनको मिले, मुस्लिम लीग नून की क्या ख्वाहिश होगी कि उनको वज़ारत आला दे दी जाए परवेज़ इलाही को, या कोई और कैंडिडेट नया सामने आएगा? मुझे नहीं मालूम जी कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गुलजार साहब जो है वो मई 2018 में आके चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जिनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, तो हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको जो है ये नॉमिनेट करते हैं, और इसके बारे में भी ये भी एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज जो है इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
जी हरमीत। जी हरमीत। अच्छा, जिस तरह ये सरप्राइज पे सरप्राइज आप लोग दे रहे हो, साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह खौफ लीग की जानिब से भी कुछ चीज़ों पर भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नून लीग के साथ वो तय नहीं पा रही, खासकर जो 15 सीट्स की जो बात हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम MQM को देखें, वहां पे भी मामला हिचकिचाहट जो है, कोई ना कोई चीज नजर आ रही है। वहां पे वो चाह रहे हैं कि नून लीग जो है वो नून लीग जो है वो इसका हिस्सा बने, वो जमानत के तौर पर सामने आए। तो क्या आप जमानत के तौर पर क्यों सामने नहीं आ रही? क्योंकि मामला लटका हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, उनका जो लटका हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारी खबरें ऐसी मीडिया में आती है जिसका पूरे फंसाने की जरूरत नहीं होती, और ये भी हमारा साइज और हमारी स्ट्रेटेजी है कि जो इत्तेहादी है उनको कब अनाउंसमेंट करना है, हिदायत का फैसला आप छोड़ दें। और लेकिन ये सरप्राइजेस का वीक है इमरान खान साहब के लिए, और जब इमरान साहब के खिलाफ वोटिंग होगी, आज वोटिंग नहीं होगी, अभी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। आज होपफुली स्पीकर साहब डंडी नहीं मारेंगे, टाइगर फोर्स के मेंबर नहीं बनेंगे, और आज टेबल करेंगे मोशन को, और मोशन को टेबल करने के 3 से 7 रोज के बीच में वोटिंग होनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये 7 दिन तक जाएंगे। ये बहुत बहादुर बनते हैं ना, तो करा दे वोटिंग, कल ही करा दे, आज टेबल करें कल करा दे, लेकिन नहीं, 3 दिन तक वोटिंग नहीं हो सकती, बहस होगी कम अज कम, और 7 दिन तक जो है इसको लिंगर ऑन किया जा सकता है। तो ये वीक ही है इमरान खान साहब के लिए और उनके रुख का एक के लिए। और कल भी जो रोना धोना इमरान खान साहब ने मचाया, वो सरप्राइज देना था, उसने पता नहीं क्या क्या करना था, तुम्हारे रोने धोने की इमरान खान ने कल कुछ नहीं। अच्छा अज़मा साहिबा, जिस तरह से आपने कल वाले सरप्राइज का जिक्र किया है, वो जो सरप्राइज उन्होंने दिया और खत दिखाया, अब कुछ कह सकती हैं क्या हकीकत है उस खत की? बीबी, उनको ब्लफ करने की आदत है, और वो हमेशा पूरी पॉलिटिक्स ब्लफ पे और यू टर्न पे है। हमें क्या पता कौन सा खत लहरा रहे थे, और अगर वो खत लहरा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि उसके बारे में फिर खुल के बात करनी चाहिए। फिर इतने बहादुर बने ना, फिर खुल के बात करें। वो अकेले तो इस मुल्क के अंदर मुहब्बे वतन नहीं है ना। अगर इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो सामने लेके आए, हम सब जो है वो साजिश के बारे में जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो मुफाद से बेहतर है, आप तो वो उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन इमरान खान साहब का दूसरा नाम पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान अकेला इमरान खान है, और पाकिस्तान उनके जीवन में आया नहीं है। ये हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, और हमें इसकी हिफाजत करनी आती है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया है PDM की जानिब से वज़ीर आज़म, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या बड़ी वजाहतों के लिए आप लोगों की जानिब से कोई पेशकश की गई, या उन्होंने पहले से नाम दिए हैं? जी नहीं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है जी। और अभी हमने अपने वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का नाम जो है वो नहीं दिया है। मैंने जैसे कहा कि आज हमें बुज़दार साहब के ऊपर बात करनी चाहिए, उनकी दुआ से बात करनी चाहिए। तो ये सरप्राइजेस है, हो सकता है एक सरप्राइज आपको और शाम को मिल जाए, हो सकता है कल आपको एक और सरप्राइज मिल जाए। तो मेरा ख्याल है स्टे ट्यून्ड रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपने जैसे बात किया, सरप्राइजेस बहुत सारे हैं, और ये पेंडोरास बॉक्स जो है खुलता चला जा रहा है, और आप लोगों ने वाकई हैरान कर दिया है तमाम कौम को जिस तरीके से सरप्राइज दिए हैं। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग टूटे हुए होंगे। यहाँ पे भी इस तरह का सरप्राइज आ सकता है कि पता चले कि पंजाब से कोई 25 या 30 MPs जो हैं वो टूट के मिलने को तैयार है नून लीग के साथ। 25-26 मेरा ख्याल आपने कम कह दिया। अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। अच्छा अज़मा साहिबा, यहाँ पर एक और बात जानना चाहूंगी। जिस तरह से कल से ये खबरें गर्दिश भी कर रही हैं कि पंजाब की वजारत आला जो है वो नवाज शरीफ साहब चौधरी परवेज इलाही साहब को देने के लिए रजामंद हो गए हैं, बट अब ऐलान पर इख्तलाफ बाकी है। नून लीग ये चाहती है कि ये जो ऐलान है अदम एतमाद के बाद किया जाए, काफ लीग ये चाहती है कि ऐलान पहले किया जाए। इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकती हैं? देखिए, ये मेरी पार्टी की आदत का फैसला है कि उन्होंने किस वक्त कौन सा अनाउंसमेंट करना है, और मैं ज़ाहिर है की आदत से उसके ऊपर नहीं कर सकती, ना मेरे पास ऐसी अथॉरिटी है। तो ये जो मेरी क्यादत बेहतर समझेगी, जिस टाइम पे बेहतर समझेगी। अभी देखिए, हमने जितने अभी तक सरप्राइजेस दिए हैं बहुत टाइमली दिए हैं, बहुत इफेक्टिवली दिए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ये सरप्राइज भी टाइमली होगा और बहुत इफेक्टिव होगा। बाय द वे, हमें कोई फिक्र नहीं है, ना फिक्र करने की जरूरत है। ये फिक्र करने की बात ऑपोजिशन और हुकूमत की है। बट थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, अपनी ओपिनियन शेयर की। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? असी कौन तो फिक्र करनी है। मैं 2-3 शेर हैं वो चाह रहा था कि खत मतलब जो लहराया था इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर खत के ऊपर 2-3 शेर है। नामा बर हाल मेरा उनसे ज़बानी कहना,
नामा बर हाल मेरा उनसे जबानी कहना, खत न देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। अच्छा। और दूसरा, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो बताए ना बने। और फिर तीसरा शेर, नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके के जवाब आते हैं। जिनके के जवाब तीन शेर वाह। खत के हवाले से, जिसमें सबसे बेहतर वही है, नामा बर हाल मेरा उनसे जबानी कहना, खत न देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कह दिया है कि वो वही जो हमेशा एक थ्रेट वाला होता है कि ऐसे हो गया तो फिर ये कर दूंगा, ऐसे हो गया तो फिर ये कर दूंगा। बट एनीवेज, जो मेन बात है अस्मा बुखारी की वो ये है कि हम They are so तैयार much हैं। confident. आज शाम को कोई और सरप्राइज भी आ सकता है और कल भी कोई सरप्राइज आ सकता है। वो क्या होगा आपकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब अपोजिशन की तोपों का रुख पंजाब की जानिब हो चुका है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है, जिस पर पीपल्स पार्टी के भी दस्तखत मौजूद हैं और नून लीग के भी कुछ अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। एक तो ये बात कि आज शाम तक या कल तक भी कोई सरप्राइज आ सकता है अपोजिशन की जानिब से, प्लस वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और यहाँ पर भी हुकूमती अरकान टूटेंगे और अपोजिशन के साथ जा मिलेंगे। अच्छा, वो जो सरप्राइजेस हैं उनमें कुछ का अंदाजा तो हम कर सकते हैं। यानी एक बात तय है कि एक सरप्राइज तो ये होगा कि स्पीकर कौमी असेंबली उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। उसके बाद सेनेट के चेयरमैन जो हैं उनके संजरानी, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आएगी। अच्छा, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी बन रही है कि वहाँ पे भी टूटे हुए लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ सूरत हाल चेंज हो सकती है। और हद सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि वो हरमीत से ही पूछेंगे चल के कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कहते हैं कि महमूद खान के साथ के खिलाफ हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। तो ये इतने सारे सरप्राइजेस हैं। हकीकत यही है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट तब्दील होती है तो उसके असरात भी पड़ने हैं सूबों के ऊपर। और असेंबली तो तयशुदा बात है, कौमी असेंबली का ये स्पीकर नहीं रह सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और सेम सेनेट की सूरत हाल है। अच्छा, फिर हमारे मुल्क में जिस तरह की रिवायत है कि हमारे लोग टूटते बहुत ज्यादा हैं, जैसे ये होगा लोगों ने टूट के जो हुकूमती पार्टी है उसकी तरफ जाना शुरू कर देना। हम एक चीज़ के बारे में अलबत्ता ये थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकते हैं, वो हरमीत का भी कमेंट मैं चाहूँगा ज़रूर लूँ, और वो ये है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या लगता है, आइंदा कभी दोबारा वो बरसे इक़्तिदार आ सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे शक लगता है, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम देखें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपने जिस तरह बात की कि आप जलसा ये जो मंशूर है या जो चीज़ें उसमें शामिल भी ये होंगी, अगर कोई जलसे में कोई बात करनी है तो कोशिश अब ये होगी कि मुझे जिस तरीके से निकाला है कि अब ये हम देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रेंथ उनके पास, स्ट्रीट पावर जो है वो एक अकेले भी हो उसके पास बहुत ज्यादा है। और हमने देखी है, माजी में भी देखी, अभी हम देख रहे हैं, कल रिकॉर्ड पे ये जलसा पड़ा है कि हमने जहां पे लोग देखे कि उसे 2-3% लोग ऐसे थे कि वो जलसे से बाहर थे, जलसेगाह में पहुंचने में उनको दुश्वारी थी। हम ये देखेंगे कि एक नया खान तो आएगा और उसकी कोशिश ये होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हुकूमतें अगर बनती है तो उसके पीछे सपोर्ट जो है, उमूमन हमने देखा है कि मगरब का हाथ हो तो कुछ ना कुछ चीजें चल जाती हैं, जिस पे सर से हाथ उठा लिया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि अपोजिशन में भी अगर वो आएंगे तो स्ट्रांगली आएंगे, हम ये देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अवाम जो है, मैं ये सारी चीजें देख रहा हूं कि अवाम में जब हम जाते हैं, देखते हैं लोगों का जो रद्द अमल है, वो इस चीज पे, एक चीज पे वो ये सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोगों की महंगाई की वजह से थोड़ी बहुत गिले शिकवे थे, वो चीजें हम देख रहे थे, अभी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है और लोग जो है इमरान खान साहब को दोबारा दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीजें हमने ग्राउंड पे देख रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से जब मुलाकातें होती हैं, आम आदमी की जब बात करते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम तो हमेशा कहते हैं, अब रोमा ने 2-3 दफा ये बात की कि हमें कोई परवाह नहीं है। भाई, हमें बहुत ज्यादा परवाह है। अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी तरह रहेगी, ये जो ड्रामा लगा हुआ है अपोजिशन ने, कम से कम 3-3.5 साल 5 साल जैसे तैसे हुकूमत थी, महंगाई थी, जो भी था, लेकिन हुकूमत को ये जमहूरी रिवायत बरकरार रखनी चाहिए। यही पॉलिटिशियन क्या के दस्तक देते हैं अमरीत को और अमरीत के लिए एक रास्ता खोलते हैं यही पॉलिटिशियन, और बाद में फिर रोना, ये शिकवे, गिले शिकवे यही लोग करते हैं। आज भी अगर आप देखें
सही। महंगाई उरूज पे हो जाएगी, मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह ये जो जल्द से जुलूस और ये सिलसिला शुरू होगा, अब स्टॉक मार्केट को जाके देख लें, एक आम आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट किए, जो बाहर से लोग आए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, उनको यकीन दहानी कौन कराए कि यहाँ पे तो हालात इस किस्म के, तो हम सारे मुतासर होंगे और बुरी तरह मुतासर आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन जहां पर आपने मेरी बात का जिक्र किया उस पर मैं थोड़ा सा अपना कमेंट ऐड करना चाहूंगी। मेरा मतलब अपनी बात का ये है कि इन लोगों की तमाम सियासी जमातें, अगर हम हुकूमत देख लें, ऑपोजिशन देख लें, इनके आपस की जंग और अपने सियासी मुफादात हैं। आम आदमी या मेरा मसला ये है कि बिजली के नर्ख कितने बढ़े हैं, मैंने अपना बिल देना है, पेट्रोल किस तरह से बाकी चीजों को मुतासर कर रहा है, महंगाई कितनी है, मेरे ये इशू सॉर्ट आउट होने चाहिए। मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है कि नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है। आम आदमी का मसला ये है, हमें इस चीज से गर्ज नहीं होनी चलते हुकूमत अगर गिरेगी तो ये सिचुएशन होगी, वर्स्ट होगी। ऐसा नहीं है कि हम मुतासर होंगे, आपकी बात ठीक है, मुतासर होना पड़ेगा। आम आदमी, हम आम आदमी है, आम आदमी से निकले हुए लोग हैं, तो मुतासर तो सबको होना पड़ेगा। जब इस किस्म की सिचुएशन होगी, दुकानें बंद होंगी, हड़तालें होंगी, तो कोई यकीन दहानी नहीं होगी, कोई बंदा यहाँ स्टेबल नहीं होगा, तो जाहिर बात है उसको मसाइल का तो सामना करना होगा। सबसे बड़ी बात यह हाल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो चीज चल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन आ भी गई तो उसके पास कोई चिराग नहीं है ऐसा जिसमें जिन निकलेगा और सारी चीजें ठीक कर देगा। बिल्कुल, ये बात अभी डॉक्टर हसनैन जावेद भी यही बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल का वक्त है और मुश्किल का वक्त ये चलते चले जाना है। मतलब ये बात एक हो सकती है कि नून लीग आती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनके ताल्लुकात खलीजी ममालिक के साथ कैसे होते हैं, सऊदीया के साथ कैसे होते हैं, चाइना की तरफ उनका मामला कैसा होता है, अमेरिका की तरफ कैसा होता है, और वहाँ से इनको कुछ इमदाद मिल जाए। वर्ल्ड बैंक वो जो किस्त है जो अभी $3 बिलियन हमें मिले हुए, $3 बिलियन अभी मिलने हैं, वो किस्त का इजरा कर दे। उस सूरत में यह है कि पाकिस्तान को आर्जी तौर पे कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर मईशत की सूरत हाल यही रहती है इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो फिर हमारे लिए मुश्किल के हालात बाकी दुनिया की तरह रहेंगे और वो मुश्किल हमें सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक सर, आपने भी बात कही है और मेरे ख्याल में इसी के साथ ही हम शो का इख्तिताम करते हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो आम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।